Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear students. Hope you are fine, and I also hope that you have learned the previous lesson about the chapter number 3 biodiversity. हमने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पिछले चैप्टर में किया, पिछले लेसन में, कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली ऑर्गेनिज़म्स की डाइवर्सिटी, उनके फैलाव का नाम है, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की। और फिर उनकी जो डाइवर्सिटी है उसको स्टडी करने के लिए, समझने के लिए जो सिस्टम हमें यूज़ करना पड़ा वो था क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी हमें ऑर्गेनिज़म्स को क्लासीफाई करना पड़ा। सो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे कि क्लासिफिकेशन किस किस वक्त में किस तरह की गई और उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन किया, और उसके बाद जो है जब उनको ज़रूरत पेश आई कि एक सिस्टम बनाया जाए तो उन्होंने किस तरह से क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया, किस क्राइटेरिया की बुनियाद पर बनाया, और फिर उस सिस्टम में जैसे कि 2 किंगडम बना था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन बना, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स आए, तो उस ड्रॉबैक्स को कैसे कवर किया गया, ये सारा कुछ जो आज के लेसन में हम इंशाल्लाह ताला स्टडी करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यू शुड नो अबाउट सम टर्म्स. First term is autotrophs. Autotrophs are the organisms which can prepare their food through photosynthesis. Photosynthesis आप जानते हैं plants में होता है. So all plants are autotrophs which prepare their food through photosynthesis. Similarly, heterotrophs are the organisms which cannot prepare their food through photosynthesis, and obviously these are animals. Similarly, decomposers are those organisms which decompose the dead bodies of organisms to obtain their food, and you know that these are bacteria. Bacteria अपनी food जो है वो dead bodies से obtain करते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स, जो एक और टर्म है हमारे लिए जानना ज़रूरी है, वो है प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफ्रेंशिएट करना है। प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज विच हैव प्रोक्रियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दे डोंट हैव अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड दे डोंट हैव मेम्ब्रेन माउंटेड ऑर्गेनेलिज, यानी ना तो इनके पास न्यूक्लियस होता है और ना ही इनके जो सेल ऑर्गेनेलिज हैं इनके अंदर कोई मेम्ब्रेन होती है जो इनको कवर करे, यानी बहुत सिंपल किस्म का सेल होता है। लेकिन यूक्रियोटिक सेल जो है वो एक टफ किस्म का, एक कम्प्लेक्स किस्म का सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी है जो एक सिस्टम को चला रहा होता है, और फिर उस न्यूक्लियस के अलावा जो मेम्ब्रेन और जो ऑर्गेनेलिज हैं उनकी मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, यानी वो ऑर्गेनेलिज भी बाकायदा एक फ़ंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, कम टू द टॉपिक टुडे, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बुनियाद जो है वो तो BC में, बिफोर क्राइस्ट यानी कि कबल मसीह में रख दी गई थी, और उसमें जो फ़िलासफ़र्स थे जिनमें बड़ा नाम जो है एरिस्टोटल का आता है, एरिस्टोटल जिनका नाम अरस्तू उर्दू में कहा जाता है, इन्होंने 2 ग्रुप्स के अंदर जो है वो ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ग्रुप इज़ किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स को रखा गया, एंड सेकंड वन इज़ एनिमेलिया जिसमें एनिमल्स को प्लेस किया गया। जो ग्रीक्स थे इनकी रिसर्च जो थी वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नहीं थी, ये जस्ट कॉन्सेप्ट एक फ़िलासफ़िकल कॉन्सेप्ट देते थे, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना होने की वजह से हम उसको साइंस नहीं कह सकते हैं। तो साइंटिफिक जो अप्रोच है इसकी बुनियाद तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी थी 700s के बाद से। तो मुस्लिम साइंटिस्ट्स ने जो है बाकायदा तौर पे एक्सपेरिमेंटली साइंस को स्टडी किया, और फिर उसके ऊपर जो है उन्होंने डिफरेंट मटेरियल जो था वो प्रोवाइड किया। तो उसमें एक नाम आता है अबू उस्मान का, जिन्होंने 350 स्पीशीज़ को स्टडी किया एनिमल्स की, और फिर उस पर उन्होंने बुक लिखी थी। इस तरह से आंट्स, चींटियाँ जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है। सो कुरान मजीद में ज़िक्र होने की वजह से मुसलमान जो थे वो इंस्पायर थे कुरान मजीद से, इसीलिए वो कुरान मजीद में ज़िक्र होने वाले जानदारों को स्टडी करते थे। तो उसमें इन्होंने जो है वो आंट्स की लाइफ को स्टडी किया था। इसके बाद इब्न रुश्द का नाम आता है, जिन्होंने एरिस्टोटल की जो बुक थी जो सोल यानी रूह के बारे में थी उसको उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। तो ये भी बुक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच रखती थी क्लासिफिकेशन को, ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए। इसके बाद जो एक नया दौर शुरू हुआ 15th सेंचुरी, और फिर 16, 17 और 18th सेंचुरी तक बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती रही क्लासिफिकेशन के अंदर। और स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज में ये भी होना चाहिए कि 15th सेंचुरी के लास्ट में 16th सेंचुरी के लास्ट में माइक्रोस्कोप भी डिस्कवर हो गया था, इन्वेंट हो गया था। माइक्रोस्कोप की जो है इन्वेंशन की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को स्टडी करना भी साइंटिस्ट्स के लिए आसान हो गया था, और उनके लिए क्लासिफिकेशन जो है एक नया चैलेंज बन गई थी। सो उस चैलेंज को कवर करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम किया। इसमें जो बड़ा नाम आता है वो कार्लस लीनियस का आता है, जिन्होंने
बाकायदा तौर पर न सिर्फ किंगडम्स के अंदर यानी कि मेन ग्रुप्स के ऊपर काम किया, बल्कि उसके आगे सब ग्रुप्स भी बनाए, यानी उन्होंने रैंक्स बना दिए क्लासिफिकेशन के और 5 रैंक्स उन्होंने दिए। इसी तरह से और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट थे, आप उसकी डिटेल जो है अपनी बुक के अंदर टेबल 3.1 में देखिएगा और उसको स्टडी कीजिएगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने किंगडम क्लासिफिकेशन पर सिस्टम पर, और जो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम साइंटिस्ट्स की तरफ से दिया गया वो था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया इन दोनों को स्टडी किया गया। किंगडम प्लांटी में सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया और किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया। सो ये क्राइटेरिया तय किया गया, यानी ऑटोट्रॉफ्स को किंगडम प्लांटी में प्लेस किया जाएगा और हेट्रोट्रॉफ्स को किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया जाएगा। बट देयर वर सम ड्रॉबैक्स रिलेटेड टू दिस सिस्टम। इन ड्रॉबैक्स में एक तो बड़ी रीज़न ये थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है लाइक यूग्लिना में दोनों करैक्टरिस्टिक्स मौजूद थे, एनिमल लाइक और प्लांट्स लाइक। इसकी रीज़न क्या थी कि डे टाइम में तो यूग्लिना फोटोसिंथेटिक था, लेकिन नाइट टाइम में यूग्लिना एनिमल्स के तरीके से अपनी फूड को इनटेक करता था। इसी तरह से यूग्लिना के सेल में सेल वॉल नहीं थी, हालांकि प्लांट्स के सेल्स में तो सेल वॉल लाजमी होती है। सो यूग्लिना कुड नॉट बी प्लेस्ड इन द किंगडम प्लांटी, सो देयर शुड बी अ सेपरेट डिसीजन फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स। एक तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था स्टूडेंट्स कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमने स्टडी किया, लेकिन इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं थी। प्रोकैरियोटिक सेल्स को और यूकैरियोटिक सेल्स को एक साथ ही स्टडी किया जाता था, हालांकि दोनों के स्ट्रक्चर में और उनके फंक्शंस में बहुत फ़र्क था। सो इस जो है फ़र्क को जो है डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सका इस सिस्टम के अंदर। सो इस सिस्टम के ड्रॉबैक्स को कवर करने के लिए एक तीसरा सिस्टम दिया गया जो कि था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, और इस सिस्टम में 3 किंगडम्स बनाए गए। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया पहले से थे, इनके अलावा एक तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करने के लिए था। लेकिन प्रॉब्लम आज स्टिल कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को तो अभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया था। और एक और प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ, वो ये था कि फंजाई ऑटोट्रॉफ्स नहीं थे, बल्कि फंजाई एक सेपरेट किस्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते थे जो ना एनिमल्स की तरह था ना प्लांट्स की तरह था। सो किंगडम तो इसके लिए तो एक नया किंगडम बनाने की ज़रूरत थी, बजाय इसके कि इसको हम किंगडम प्लांटी के अंदर प्लेस करते, जो कि नहीं बनता था। सो स्टूडेंट्स, इन सारी प्रॉब्लम्स को जो पिछले 2 सिस्टम्स हमने पढ़े, उन सारों की जो ड्रॉबैक्स थे उनको सामने रखते हुए साइंटिस्ट्स ने कुछ क्राइटेरिया तय किया कि इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर एक नया सिस्टम बनाएंगे, और वो जो सिस्टम बनाया गया वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। This system was based on first of all the levels of cellular organization, which means that prokaryotic, unicellular eukaryotic organisms and multicellular eukaryotic organisms, these are all separately placed in different kingdoms. एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जैसा कि हमने पीछे देखा कि फोटोसिंथेसिस ये तो होता है प्लांट्स के अंदर, और इंजेक्शन मेथड जो है वो ये तो एनिमल्स यूज़ करते हैं। सो फंजाई का जो मेथड मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो तो एब्जॉर्प्शन था, यानी वो अपनी फूड जो है वो अपने होस्ट से वो एब्जॉर्ब करता है। तो इसका मतलब है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे भी क्लासीफाई किया जाना ज़रूरी था। सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया, और फिर उसी को आज तक जो है वो एक्सेप्ट किया जा रहा है। सो आज के लेक्चर में, आज के लेसन में हमने क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को स्टडी किया, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके ड्रॉबैक्स देखे, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके भी ड्रॉबैक्स देखे, और लास्ट में हमने जो सोल्यूशन देखा, जो बायोलॉजिस्ट ने सोल्यूशन दिया, वो था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको भी हमने देखा। कल के लेसन में इंशाल्लाह ताला हम इन्हीं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को लेके चलेंगे और उसकी डिटेल्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका जो होमवर्क है उसको देख लें आप कि ड्रॉबैक्स क्या थे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के, 2 किंगडम के और 3 किंगडम के। आपने इसको अच्छे से स्टडी करना है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। सिमिलरली टेबल नंबर 3.1 को अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है, क्योंकि इसमें आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप और इसके अलावा आपके लिए इंफॉर्मेटिव मटीरियल मौजूद है। और इसी तरह से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हमने ये जो लास्ट स्लाइड देखी है इसमें हमने इनकी बेसिस को देखा। सो स्टूडेंट्स, इनको आपने ज़रूर स्टडी करना है, और आपकी ऑनलाइन क्लास है तो इसमें आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है तो लेसन आपके सामने बोला जा रहा होता है, तो आप पहले तो टीचर की बात को अच्छी तरह से सुने, लिसन, उसके बाद जो है फिर बेशक आप वीडियो पॉज करके जो है
जो स्लाइड्स हैं जो इसमें लिखा जाता है वो सारे का सारा आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो बुक से कंसर्न रहना बड़ा ज़रूरी है। अगरचे अगर आप इन स्लाइड्स को कवर कर लेंगे और जो क्वेश्चन आंसर आपको दिए जा रहे हैं होमवर्क के अंदर इसको कवर कर लेंगे, ये इनफ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बुक को थॉरली स्टडी करना ज़रूरी है। तो इसके लिए भी आप लोग जो है वो टाइम निकालें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।